दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आज लास्ट चैप्टर अध्याय 10 चैप्टर नंबर 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें को कंप्लीट करते हुए हिस्टोरी क्लास 6 एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 सहित जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसके ध्यान में रखते हुए यह एनसीईआरटी 6 to 12 प्रत्येक विषय की कंप्लीट कराई जाएगी, जिसके क्रम में 6 to 8 ज्योग्राफी का संपूर्ण एनसीईआरटी बुक हमारे चैनल पर पढ़ चुका है। आज हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कल हिस्टोरी एनसीईआरटी क्लास 7 को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले कि यदि चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हर रोज शाम को हमारी जो वीडियो पड़ती है वो आपको तुरंत मिले और बिना समय गंवाए आप वॉच कर सकें। तो अध्याय 10 आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो यह जो है प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास की इमारतें, उस समय के चित्र और किताबों को आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर मरुद सावी और लौह स्तंभ। तो मरुद सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। तो लौह स्तंभ कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसी को यह मरुद सामी देखने गया है। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुद सामी कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए इससे धातु विज्ञान को देखते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, इसीलिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहाँ उनकी उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो चलिए अब महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ को कंप्लीट पढ़ते हैं। लौह स्तंभ महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है पहला कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो महरौली दिल्ली में, यहीं लौह स्तंभ है। फिर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर और वजन कितना है? तो 3 टन। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। 1500 साल पहले इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो यह
चंद्रगुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया हुआ प्रतीत होता है। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ईंटों और पत्थरों की इमारतें, चलिए देखते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के सामने नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में युद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, देखिए ये जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, लौह स्तंभ कहाँ, दिल्ली में, तो दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो धातु मंजूषा, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो धातु मंजूषा क्या होता है, तो प्रारंभिक जो स्तूप है वह धातु मंजूषा के ही ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। और धातु मंजूषा क्या होता है, तो जो हम अभी देखें कि ये क्या है, शरीर के अवशेष जैसे इमारतें, जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे उनके साथ, तो इसे ही धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था। कैसा पथ होता था, तो वृत्ताकार, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो परिक्रमा के पथ को क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ, और यह कैसा होता था, तो वृत्ताकार। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो वेदिका क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ये सब जानिए। वेदिका जो प्रदक्षिणा पथ होता था परिक्रमा का, उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था। वहीं वेदिका होता था, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, जहां से कि आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं प्रवेश द्वार होता था। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला के सुंदर प्राकृतियों से सजे होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों को भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो विष्णु, शिव और दुर्गा हड़प्पा सभ्यता में भी थे। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे।
तो मंदिरों की काफ़ी ऊंचाई को जो गुंबज होता था उसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों पे मंडप नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होती थी। तो मंडप क्या होती थी? तो मंदिरों के सभागार को मंडप कहा जाता था, जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में ही महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ दिखाए गए। तो ये देखिए, ये आपको दिखाते चलें। ये देखिए, ये सांची का स्तूप है। तो यहाँ से क्या है सांची का स्तूप? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सांची का महान स्तूप कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इन स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। तो सांची के स्तूप के ईंट कब के हैं? अशोक के जमाने के, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों द्वारा के काल में जोड़े गए हैं। अमरावती की एक शिल्प कृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करें। ये देखिए, और ये जो है ये इसके बारे में भी देख लेते हैं। बाएं ओर ये जो है ये काला वाला बाएं ओर, और ये देख लीजिए, इसको समझते हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। तो भीतर गांव कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है, यह ध्यान रखिए। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। जबकि दाएं ओर महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। तो एकास्मिक मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्मक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो जो चट्टान तराश कर बनाए जाते थे मंदिर को, वो पत्थर को कैसे ऊपर से नीचे के क्रम में बनते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा? तो इसकी सूची दाएं जो है ऐहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ है? ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये देखिए, ये दुर्गा मंदिर है ऐहोल का। ये कितनी नक्काशियों के साथ ये सब बने होंगे उस जमाने में। चलिए अब पढ़ते हैं, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों तथा चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। ये देखिए, ये जो है बाएं उड़ीसा का जैन मठ। ये उड़ीसा में एक जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इसे 2 मंजिली इमारत बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ये देखिए, नीचे ये हैं, ये देखिए, इस तरह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यह देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई है? ये चलिए, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा
खर्च संभवतः राजा राहिनी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, तोरण क्या होता था? तोरण, तो यह जो है प्रवेश द्वार को तोरण कहते थे। मंदिर में जो प्रवेश द्वार होता था उसे ही तोरण कहते थे, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लुहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अब चलिए चित्रकला को देखते हैं। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। अभी मानचित्र 7 को हम दिखाएंगे, नीचे है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो थे वो अज्ञात हैं। ये सब देखिए चित्रकारी है उस समय की। अब पुस्तकों की दुनिया, अब जो है पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो यहाँ से ये देखिए प्रश्न बनता है कि शिल्पदिकारम क्या है? यह जो है महाकाव्य है, तमिल भाषा, तमिल महाकाव्य है। और इसकी रचना किसने की? तो इलांगो ने की। इलांगो, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो शिल्पदिकारम महाकाव्य में कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर, पत्नी का नाम क्या था उस व्यापारी कोवलन का? कनग्गी। उसी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी जो है, नर्तकी थी, उस नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये शिल्पदिकारम महाकाव्य की कहानी है, इसको देखते हैं। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। क्या है इस वर्णन में? तो यहाँ कवि कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले जमीन पर गिर पड़े हो? मैं अकेली असहाय और हताशा होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। यह जो है शिल्पादिकारम से वर्णन लिया गया है। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले
सतनार द्वारा लिखा गया। तो दूसरा एक ये भी मणिमेखलई क्या है, महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य। यह 1400 साल पहले किसने लिखा? तो सतनार ने लिखा। मणिमेखलई को सतनार ने। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। तो शिल्पाधिकारम में कोवलन और माधवी और नर्तकी की उसमें कहानी है। अब जो है उनकी बेटी की इसमें जो है कहानी दी गई है। अन्य लेखक जैसे कालिदास जो कि संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ये क्या है? हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का क्या अर्थ होता है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ दी गई हैं। इसमें कहानियाँ दी गई हैं। इसको पढ़ेंगे तब तक इसको थोड़ा कंप्लीट कर लें। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य कौन कौन? महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम हमें से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। पुरु वंश, कौरव किस वंश से थे? पुरु वंश से। कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भागवत गीता भी है। तो पुराण और महाभारत दोनों का संकलन किसने किया? तो व्यास जी ने किया था। भागवत गीता कहाँ से है? तो महाभारत से। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। तो राम कहाँ के राजकुमार थे? कौशल के, यानी कि अयोध्या। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो ये ऊपर एक कहानी थी, इस क्या है देख लेते हैं। मेघदूत का एक श्लोक है ये। मेघदूत यह जो है, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश किसके? कालिदास ने मेघदूत लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम लिखे हैं। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपनी संदेशवाहक बनाने की कल्पना कर रही है। देखिए इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो मेघदूत का ये श्लोक था। चलिए, आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। इनमें से कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो ये है बंदर राजा की कहानी। किसकी है? बंदर राजा की कहानी। क्या है? एक समय बंदरों को एक महान राजा हुआ।
वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपनी 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इस सारे बंदरों के एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे देखकर, उसे चखकर वह हैरान रह गया। अपने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा, उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये देखिए, ये बंदर राजा और वाराणसी के राजा के बीच हुए युद्ध के बाद का चित्र है। अब विज्ञान की पुस्तकें, इसको देखते हैं। विज्ञान की पुस्तकें, इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने संस्कृत में की। यह जो है गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तक है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन रात होते हैं, इन्होंने इस बुक में लिखा। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। फिर ब्राह्महीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ब्राह्महीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में पता लगाएं। अब शून्य के बारे में जानते हैं। शून्य तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। फिर आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए, और दूसरे सुश्रुत। चरक और सुश्रुत, सुश्रुत कब हुए तो चौथी शताब्दी में, और चरक हुए द्वितीय शताब्दी में। चरक द्वारा चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है, जबकि चरक ने चरक संहिता में औषधियों के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन
समाप्त होता है। और ये देखिए, ये जो है मानचित्र, कुछ ये यहाँ से कुछ तिथियां दी गई हैं, कहें तो इसको भी कंप्लीट कर लें। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं थोड़ा सा। तो स्तूपों का निर्माण की जो शुरुआत है वह 2300 साल पहले से है। 2300 साल पहले अमरावती, 2000 साल पहले कालिदास, 1600 साल पहले हुए थे। लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर ये होलका 1400 साल पहले। तो इस प्रकार से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है दोस्तों। यदि चैनल पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर भी करें। अब कल से एक नया अध्याय क्लास 7 हिस्टोरी का पहला चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।